हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में, जहां हम आपको कराएंगे फन के साथ साथ थोड़ी स्टडी भी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस का समकालीन दक्षिण एशिया। जी हाँ, समकालीन दक्षिण एशिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे दक्षेश के बारे में, यानी कि शार्क। दक्षेश दक्षेश का अर्थ क्या होता है? दक्षेश अर्थात दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना इन देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। इसे ही दक्षेश कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसकी स्थापना है वो कब और कैसे हुई। 1 से 2 अगस्त के बीच में 1983 को 7 देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 1983 में दक्षेश की स्थापना के लिए विचार विमर्श के रूप में हुआ था। और 1985 में बांग्लादेश में के ढाका में इसके प्रथम सम्मेलन को इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। शार्क के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। शार्क के उद्देश्य हैं दक्षिण एशिया के जो राज्य हैं, राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे के विकास में सकारात्मक सहायता प्रदान करें। सेकंड है, दक्षिण के राज्य अपने आप ही समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करें। थर्ड है, क्षेत्र से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करना। फोर्थ है, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास पैदा करना। दक्षिण एशिया के देशों के बारे में जानते हैं। इसके हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान जैसे इसमें देश शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया में लोकतंत्र कैसा है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद भी यहाँ की जनता ने लोकतंत्र की एक जैसी आकांक्षाएं पाल रखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे केवल लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करके या संपूर्ण लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करके संपूर्ण विकास किया जा सकता है तथा इस क्षेत्र में शांति बनाई रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर कहें तो भारतीय नागरिकों ने सदैव ही लोकतांत्रिक सरकारों को पसंद किया है। यही कारण है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया तो 1977 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह श्रीलंका, नेपाल, मालदीव एवं भूटान में भी लोग लोकतांत्रिक मूल्य के विश्वास रखते हैं। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में यद्यपि कहें तो तानाशाही सरकारें रही हैं, परंतु यहाँ के लोगों ने जब भी मौका मिला है उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को ही चुनाव किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण एवं उसके उल्टा। पाकिस्तान में कैसे कैसे लोकतंत्रीकरण कब कब आया और कैसे उसका तख्ता पलट कर दिया गया, इसके बारे में जानते हैं। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के समय लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया गया, परंतु शीघ्र ही इस प्रक्रिया में बाधा पहुंची जब अयूब खान ने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही लागू कर दी। तब से लेकर वर्तमान समय तक पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम नहीं रह पाया। अयूब खान के बाद याहा खान तथा जियाउल हक ने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को बनाए रखा। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुछ हद तक सफलता 1990 के दशक में मिली, जब पहले नवाज शरीफ तथा बाद में बेनजीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव जीतकर अपनी अपनी सरकारें बनाई। इन दोनों सरकारों को बनने के बाद यहाँ यह आशा बनने लगी कि पाकिस्तान अब लोकतंत्र के मार्ग पर बिना किसी बाधा के चल रहा होगा। पर जनवरी 2008 में लोकतंत्र, सितंबर 2008 तक पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया चलती रही। अब पाकिस्तान राजनीतिक दलों एवं नेताओं को यह दायित्व है कि वे अपनी यहाँ लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत बनाएं। पर अभी भी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान में सरकार तो इमरान खान की है, पर वहाँ पे जो शासन है वो ज़्यादातर सेना ही करती है। आइए आगे जानते हैं कि नेपाल में लोकतंत्रीकरण एवं उसका उल्टाव। नेपाल में लोकतंत्रीकरण कैसा है और उसकी कैसे कैसे स्थापना की गई। नेपाल में लोकतंत्रीकरण। नेपाल भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। नेपाल में भी समय समय पर लोकतंत्र की स्थापना की गई है, परंतु वहाँ पर प्राय लोकतंत्र का उल्टाव होता रहा है, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। 1959 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, परंतु 1962 में नेपाल नरेश महेंद्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके शासन सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संघों तथा श्रम संगठनों ने आंदोलन जारी रखे। अब 1991 में नेपाल में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ, परंतु कुछ समय बाद लोकतंत्र को जो पुनः समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में दलों के गठबंधन को आंदोलन चलाया तथा लोकतंत्र की स्थापना 20 सितंबर 2015 को
को नेपाल ने नया संविधान लागू कर दिया। उसके बाद भी जैसे 11 अक्टूबर 2015 को केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए और 28 अक्टूबर 2015 को विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अगस्त 2016 में केपी शर्मा ओली के स्थान पर पुष्प कमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री चुना गया और नेपाल में लागू हुए नए संविधान से नेपाल की तराई क्षेत्र में रहने वाले मवेशी समुदाय के लोग खुश नहीं हैं तथा उन्हें अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। वर्तमान समय में नेपाल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई है उसे लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं शिमला समझौते के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिमला समझौता था क्या और इसकी कैसे कैसे ज़रूरत पड़ी। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक मात दी। इस युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान ने शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे शिमला समझौता कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई थी, किस चीज़ के हस्ताक्षर थे, क्या क्या सीमाएं थी इसकी, आइए उसके बारे में जानते हैं। इसमें थी पहली इसमें शर्त जो थी, दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शांतिपूर्ण ढंगों से हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सेकंड थी इसमें दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, राजनीति और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे। थर्ड है इसमें दोनों राष्ट्र एक दूसरे को क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। फोर्थ है इसमें दोनों देश द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। और फिफ्थ है इसमें दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। और आइए इसी के साथ शिमला समझौता हुआ था और दोनों देश अपने अपनी अखंडता का और अपनी अपनी बाउंड्रीज का और अपनी अपनी अखंडता का सम्मान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।